Good morning everyone, this side Dr. Himani from BNYS department, IIMT University. Today we will discuss about red blood cells. So red blood cells को हम short form में RBCs भी बोलते हैं, मेडिकली इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जो हैं आप देख सकते हो, ये सेल्स है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रेड क्यों बोला गया? क्योंकि ये लाल कलर की होती है, इसलिए इसको रेड कलर बोला गया है। और ये कैसी होती है? रेड ब्लड सेल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म, मीन्स कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड, रेड ब्लड ऑल्सो नॉन एज एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को दूसरा नाम क्या दिया गया है? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। जैसे WBC को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रेड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे बोला गया कि जो रेड कलर है वो रेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कलरिंग पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? उसको रेड कलर दे रहा है, जिसकी वजह से उस सेल का कलर जो है वो रेड कलर का है। RBC मीन्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, ओके। RBC प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये कह रहे हैं कि जो आपके RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो जो भी हमारे गैसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करे। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? लंग से ऑक्सीजन लेता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स के पास ले आता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें कौन कर रहा है? कौन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर? ट्रांसपोर्टर है आपका RBCs, रेड ब्लड सेल्स ही आपकी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रही है। RBC आर ऑल्सो लार्जर इन नंबर कंपेयर टू अदर टू ब्लड सेल्स, नेमली व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो आपकी RBCs होती हैं, RBC ये कह रहे हैं कि जो आपकी RBCs है वो बड़े साइज में होती है, नंबर उनका बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू WBC एंड प्लेटलेट्स। WBC का जो नंबर है वो थोड़ा कम होता है, प्लेटलेट्स का भी सबसे ज्यादा किसका नंबर होता है? आपके रेड ब्लड सेल्स का। अब यहाँ पे है कि नॉर्मल वैल्यू क्या है रेड ब्लड सेल्स की? नॉर्मल काउंट रेंज बिटवीन 4 and 5.5 मिलियन। यहाँ पे मिलियन में प्रेजेंट होती हैं आपकी रेड ब्लड सेल्स क्यूबिक पर mm ऑफ ब्लड, ठीक है। अडल्ट मेल्स में कितना होगा? 5 मिलियन होगा, ठीक है, और फीमेल्स में होगा 4.5 मिलियन। अब बात ये आती है कि मेल्स में 5.5 है, फीमेल में 4.5 क्यों है? वो इसलिए है कि हर महीने फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड में क्या है? ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या है? फीमेल के अंदर ब्लड सेल्स की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है, मींस रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है। अब है मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हम यहाँ पे शेप की बात करते हैं कि रेड RBCs की शेप कैसी होती है। नॉर्मली RBC आर डिस्क शेप, बाइकॉनकेव मीन्स डम्बल शेप्ड होती है, ठीक है। आप ये देख सकते हो बीच में से इसमें एक छोटा सा केव होती है, ठीक है, बाइकॉनकेव, छोटी सी केव होती है इसके अंदर, ठीक है। सेंट्रल प्रोपोर्शन इज थिनर एंड पेरिफ्री इज थिकर। ये कह रहे हैं कि जो इसका बीच वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा पतला होगा, और जो आपकी पेरिफ्री, जो साइड वाली होंगी लेयर्स, वो क्या होंगी? थोड़ी सी थिक होगी, ठीक है। ये है इसकी शेप। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मींस कि यहाँ पे जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ओनली मैमल विच हैज न्यूक्लिएटेड RBC इज कैमल। ये कह रहे हैं कि कैमल ही सिर्फ एक ऐसा मैमल है जिसकी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन RBC, द DNA इज ऑल्सो एब्सेंट अदर ऑर्गेनल्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो ये है RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है? DNA भी एब्सेंट होता है, ओके, ठीक है। अदर ऑर्गेनल्स, जो आपके सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर गोल्गी एपरेटस हो गया, ये क्या होते हैं? ये भी एब्सेंट होते हैं आपके RBCs में। क्यों एब्सेंट होते हैं? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया द एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है आपका। माइक्रोकॉन्ड्रिया ही यहाँ पे एब्सेंट होगा, तो एनर्जी किससे प्रोड्यूस हो रही है? आपके ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। रेड सेल डज नॉट हैव इंसुलिन रिसेप्टर, सो द ग्लूकोज अपटेक बाय दिस सेल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। ये कह रहे हैं कि जो आपकी रेड सेल्स होती हैं उसके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होता, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज अपटेक है वो इस सेल्स में नहीं कंट्रोल नहीं होता इंसुलिन, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं?
When blood is taken out to the blood vessels, the RBC pile up one above another like the pile of the coins. ये कह रहे कि तब आप कोई भी ब्लड वेसल से बाहर ब्लड निकाल रहा है तो आपकी जो RBCs है वो पाइल अप हो जाती है. मीन्स जैसे एक के ऊपर एक कॉइन जैसे होते हैं ना कि हम बहुत सारे कॉइन को एक लाइन में रख रहे हैं, ऐसे ही RBCs क्या है एक के ऊपर एक पाइल अप हो जाती है. आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक के ऊपर एक RBC पाइल अप हो चुकी है. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ RBC इज कॉल्ड रूलेक्स फॉर्मेशन. ये कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रूलेक्स फॉर्मेशन बोलेंगे. इट इज एसिलेटेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन. ये किससे एसिलेट हो रही है यहाँ पे, आपके प्लाज्मा प्रोटीन से, ग्लोबुलिन से और फाइब्रिनोजन से. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.09 to 1.101 ये इसकी ग्रेविटी होती है. ठीक है. अब इसमें आता है आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम. पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में PCV भी बोल सकते हैं. ठीक है. इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय RBC एक्सप्रेस इन परसेंटेज. PVC क्या होती है, PVC वो होता है कि जितने भी ब्लड ऑक्यूपाई RBC जितने भी ब्लड में RBC अपने आप को ऑक्यूपाई करती है उस परसेंटेज को हम PVC बोलेंगे. इसको हमको दूसरा अनदर नाम है इसका, अनदर नेम है इसका हीमोक्रेटिक वैल्यू. अगर आप किसी भी लैब में जाते हैं, लैब आपको लैब वाला गाइड करता है कि आपको अपनी PVC करानी है, मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर वो देखता है तो उसमें क्या है, हम ये देखेंगे आपके ब्लड में RBC का काउंट कितना है, कितनी परसेंटेज आपकी RBC की आ रही है. ठीक है. इट इज 45% ऑफ द ब्लड एंड द प्लाज्मा वॉल्यूम इज 55. इसमें क्या होगा, 45% आपका ब्लड होगा और 55% आपका प्लाज्मा वॉल्यूम होगा. फिर है सस्पेंशन स्टेबिलिटी. सस्पेंशन का मतलब क्या है कि सस्पेंड हो गई, वहां पे वो गिरफ्त हो गई. ड्यूरिंग सर्कुलेशन द RBC रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड. ये कह रहे कि सर्कुलेशन के दौरान जो आपकी RBCs होती हैं वो क्या होती हैं, सस्पेंडेड हो जाती हैं. ठीक है, आपके ब्लड में. दिस प्रॉपर्टी ऑफ RBC इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन स्टेबिलिटी बोलेंगे. अब ये है कि लाइफ स्पेन कितनी होती है RBCs की. जैसे WBC की लाइफ स्पेन कितनी थी कि या तो वो हाफ डे रहती थी, अगर हमारी बॉडी में WBC की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो 3 to 6 मंथ भी रह सकती है. लेकिन RBC की कितनी है, 120 डेज होती है RBC की लाइफ स्पेन. एवरेज लाइफ स्पेन है ये 120 डेज. ठीक है. एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC इज अबाउट 120 डेज. 120 दिन तक एक ये एवरेज वैल्यू है इसकी. ठीक है. आफ्टर द लाइफ टाइम द सेनाइल मीन्स ओल्ड, जो आपकी ओल्ड RBCs होती हैं वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. कहाँ पे, आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्प्लीन में. अब है ये काफी इंपॉर्टेंट है, फेट ऑफ RBC मीन्स फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तब आपकी रेड ब्लड सेल्स जो हैं 120 डेज के बाद तब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उनका आपकी बॉडी में क्या होता है, कहाँ वो जाके अपने आप को डिस्ट्रॉय करती हैं. ठीक है. तो व्हेन द सेल बिकम ओल्डर 120 डेज, ये कह रहे कि तब आपकी सेल पुरानी हो जाती है 120 दिन से ज्यादा. द सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर फ्रेजाइल. जो आपकी उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होगी. डायमीटर ऑफ द कैपिलरी इज लेस और इक्वल टू दैट ऑफ RBC. ये कह रहे कि इसका जो डायमीटर होगा ये तो वो बहुत कम हो जाएगा और इक्वल होगा एक RBCs के. ठीक है. यंगर RBC कैन पास थ्रू द कैपिलरी इजीली. ये कह रहे कि जो न्यू RBCs थी वो उस कैपिलरी में इजीली पास हो रही थी. ठीक है. However, because of the fragile nature, the older cells are destroyed. ये कह रहे कि फ्रेजाइल नेचर की वजह से जो आपकी ओल्डर RBCs थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. ठीक है. While trying to squeeze through the capillary, तब वो कैपिलरी से जा रही थी. ठीक है. तब वो कैपिलरी से पास हो रही तो वो क्या हो गई, स्क्वीज हो गई, जिसकी वजह से क्या है वो डिस्ट्रॉय हो गई. The destruction occur mainly in the capillary of red pulp of spleen. ये कह रहे कि डिस्ट्रक्शन मेनली कहाँ पे होता है, स्प्लीन में 2 पल्प होते हैं, रेड पल्प एंड वाइट पल्प. तो जो रेड पल्प वाली जो कैपिलरी थी वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है. क्योंकि उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है. ठीक है. जिसकी वजह से क्या है, स्प्लीन. सो द स्प्लीन इज डिस्ट्रॉय RBC. ठीक है. फिर जो आपकी डिस्ट्रॉय RBC होती है वो क्या होती है, फर्मेंटेड हो जाती है. ठीक है. और जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज हो जाता है उस फर्मेंटेड पार्ट से, ताकि जो हीमोग्लोबिन है उसको हम दोबारा से रीयूज कर सकें. ठीक है. हीमोग्लोबिन इज इमीडिएटली फेगोसाइट्स बाय द मैक्रोफेज ऑफ द बॉडी. ये कह रहे कि एकदम से हीमोग्लोबिन जो क्या होता है, फेगोसाइट हो जाता है, जो आपकी बॉडी में मैक्रोफेज से वो उसको फेगोसाइट्स कर लेते हैं. ठीक है. पर्टिकुलरली द मैक्रोफेजिक प्रेजेंट इन द लीवर, जो आपकी कूफर सेल्स होती हैं लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को फेगोसाइट्स कर लेते हैं. ठीक है. ताकि वो हमारी बॉडी में दोबारा से यूज में आ जाए.
तो ये था आपका फेट ऑफ आरबीसी, ठीक है। आगे है इसमें हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफॉर्मिन। अभी तक हमने देखा इस स्लाइड में कि आपकी जो आरबीसीज थी कि 120 डेज बाद वो कहाँ चली गई, कैपिलरी में चली गई। कौन सी कैपिलरीज में, स्प्लीन की कैपिलरी में, जो कि आपका रेड पल्प था, वहां पे जाके तब वो पास हो रही थी तो वहां पे वो स्क्वीज हो गई। स्क्वीज की वजह से क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय होने के बाद जो उसमें हीमोग्लोबिन था वो क्या हो गया, फर्मेंट हो गया। और आपकी बॉडी में कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने, जैसे कि मैक्रोफेजेस कहाँ पे, लीवर, स्प्लीन, कूपर सेल्स में, जिन्होंने उस हीमोग्लोबिन को अपने पास रख लिया है ताकि बॉडी में वो दोबारा से यूज हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो जो हीमोग्लोबिन बचा था उसका क्या हुआ। हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। ये कह रहे हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो डिग्रेड हो गया 3 पार्ट्स में, आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। जो आपका आयरन है वो कंबाइन हो गया प्रोटीन के साथ, जिसको हम बोलेंगे एपोफेरेटिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के 3 पार्ट्स हैं, आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। आयरन जो है प्रोटीन के साथ कंबाइन हो गया, उसने क्या बनाया, आपका एपोफेरेटिन बनाया, ठीक है, टू फॉर्म द फेरेटिन। फेरेटिन से एपोफेरेटिन बना लिया, जो कि स्टोर हो गया आपकी बॉडी में एंड रीयूज लेटर। ये आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, दोबारा से अब ये रीयूज हो सकता है। ग्लोबुलिन एंटर द प्रोटीन डिपोट फॉर लेटर यूज। ग्लोबुलिन भी क्या है, प्रोटीन के पास चला गया दोबारा से यूज होने के लिए। अब बचा आपका पोरफायरिन। पोरफायरिन का क्या होगा, पोरफायरिन इज डिग्रेडेड इनटू बिलिरुबिन। जो आपका पोरफायरिन है वो दोबारा से यूज नहीं होगा, वो क्या है यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। पोरफायरिन जो है वो डिग्रेड होगा किसमें, बिलिरुबिन में, ठीक है, जो कि क्या है, एक्सक्रीटेड मतलब एक्सक्रीट प्रोडक्ट है आपके लीवर का, ठीक है। ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बाइल के थ्रू लीवर में, ठीक है। डेली 10% आरबीसी विच आर सेनाइल। ये कह रहे कि हर मतलब डेली 10% आपकी आरबीसी जो है वो बूढ़ी होने लगती है, मीन्स ओल्ड होने लगती हैं, और जो कि वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, इन नॉर्मल यंग हेल्दी अडल्ट्स, ठीक है। अगर हम बात करें हेल्दी अडल्ट्स की तो उनमें डेली 10% आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेनाइल हो जाती है, ठीक है। इट कॉज रिलीज ऑफ अबाउट 0.6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू द प्लाज्मा। ये कह रहे हैं कि जिसकी वजह से क्या है, आपका 0.6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन रिलीज होता है आपके प्लाज्मा में, ठीक है। फ्रॉम दिस 0.9, ठीक है, यहाँ पे आपका ये इतना प्लाज्मा रिलीज, हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है आपके प्लाज्मा में। अब है आपका ये पूरा एक चार्ट है कि कैसे कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपके एक आरबीसी का। तो सबसे पहले आरबीसी कहाँ है, आपके स्प्लीन में जाएगी, स्प्लीन में जाके वो हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगी 3 पार्ट में, आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। आयरन जो है फिर वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर एपोफेरेटिन बना लेगा, फिर फेरेटिन बना लेगा, फिर स्टोर होकर दोबारा से रीयूज होने लगेगा। ग्लोबुलिन जो है प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाएगा, फिर वो क्या है, दोबारा से रीस्टोर हो सकता है, स्टोर होने के बाद वो रीयूज हो सकता है। बात करते हैं पोरफायरिन की। पोरफायरिन जो है वो डिग्रेड हो जाएगा आपके बिलिरुबिन में, फिर की क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब है कि फंक्शंस क्या हैं आपकी आरबीसीज के, आरबीसी क्या काम करता है। एक तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आरबीसी क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को, मीन्स ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आरबीसीज जो है और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेजर फंक्शन क्या है आरबीसी का, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, जो भी आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस उनको ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक, ओके। हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कह रहे हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। About 97% of the oxygen is transport in the blood। ये कह रहे कि लगभग 97% जो आपकी ऑक्सीजन है वो किसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है, आपके ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से, ठीक है। सेम इसमें ये है कि जो आपका ब्लड है वो आपके किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये भी 97% क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। रेड ब्लड सेल्स, हम पता आरबीसी कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन। ये कह रहे हैं कि जो आरबीसीज होती हैं वो ही कैरी करती हैं एंटीजन, उससे ही हम पता लगा सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि इसमें ए एंटीजन होता है और बी एंटीजन होता है और आरएच फैक्टर्स होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं हमें ये पता लगाने में कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है।
अब है वेरिएशन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी रेड ब्लड सेल्स में। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस देखते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे। फर्स्ट है इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसीथीमिया। अगर आपका आरबीसी काउंट नॉर्मल लेवल से बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसीथीमिया। इट अकरिंग बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तभी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होगा, इसको हम फिजियोलॉजिकली पॉलीसीथीमिया बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग फैक्टर्स आते हैं कि बात करते हैं अगर एक एज है तो क्या होगा उसका। एज पे एट बर्थ द आरबीसी काउंट इज 8 to 10 मिलियन क्यूबिक पर mm ऑफ ब्लड। जन्म के दौरान हमारा ब्लड जो आरबीसी काउंट कितना होता है, 8 to 10 होता है, ठीक है। द काउंट डिक्रीज विद इन 10 days। ये कह रहे कि फिर जन्म के बाद के 10 दिन से ही फिर ये काउंट कम होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्योंकि आपकी आरबीसी वहां पर डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट कर देती हैं, कॉजिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की वजह से क्या है, किसी किसी को जॉन्डिस भी हो सकता है किसी बच्चे को, ठीक है, अगर आपका आरबीसी काउंट ज़्यादा कम हो जाता है। इन सम न्यूबॉर्न बेबी, कुछ छोटे बच्चों में। However, in infants and growing children, the cell count is more than the value in adults। ये कह रहे कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे इन्फेंट्स या फिर न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। सेकेंड है सेक्स की, फीमेल में ज़्यादा होता है मेल में, यह बात हम पहले कर चुके हैं कि मेल में आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो क्या हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ माउंटेन अबाउ 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल हैव एन इंक्रीज आरबीसी काउंट ऑफ मोर देन 7। अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आपका आरबीसी काउंट बढ़ सकता है, ठीक है, क्यों, फिर आपको क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया, मीन्स कि आपको सांस की कमी हो सकती है, वहाँ पे आप हाफ के सांस ले सकते हो, ठीक है। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट किडनी टू सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। ये कह रहे हैं कि फिर अगर हाइपोक्सिया हो जाएगा आपको तो फिर एक किडनी में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोले एरिथ्रोपोइटिन। ये क्या है, फिर वो किडनी के पास सिग्नल भेजेगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्सिया हो गया, हमें सांस की कमी हो रही है, तो फिर वो क्या करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा ताकि आपकी ऑक्सीजन जो है ठीक से ट्रांसपोर्ट हो जाए। The erythropoietin in turn stimulate the red bone marrow to produce more RBC। ये कह रहे कि फिर एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, वो दोबारा सबसे पहले क्या है, आपकी किडनी के पास सिग्नल आएगा, किडनी एरिथ्रोपोइटिन, किडनी में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन को सिग्नल देगा, फिर एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, आगे बोन मैरो को कॉल करेगा, बोन मैरो को बोलेगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। मेनली आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो से ही होता है, तो ये आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा बोन मैरो। फिर है मस्कुलर एक्सरसाइजेस। देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन आरबीसी काउंट आफ्टर एक्सरसाइज। ये कह रहे कि एक्सरसाइज से बाद में, ठीक है, आपका हल्का सा आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपोक्सिया, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा हमारी सांसें फूल जाती हैं, तो उस टाइम पे क्या है, आरबीसी काउंट थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन स्टोर आरबीसी। फिर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा स्प्लीन को, क्योंकि स्प्लीन क्या करती है, आरबीसी को स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट है इमोशनल कंडीशन। आरबीसी काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशन। जैसे कि अगर आप आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो भी आपकी आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी एज इन केस ऑफ मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें भी आपका इमोशनल एंजाइटी में भी आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो किस पे वर्क कर रहा है, आपके सिम्पैथेटिक एक्टिविटी पे काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एनवायरनमेंट टेम्परेचर। इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज आरबीसी काउंट। अगर आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका आरबीसी काउंट भी बढ़ जाएगा। जनरली इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये कह रहा है कि आपके पूरी ऑल ओवर द बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ते लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑल ओवर द बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे। आफ्टर मील देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन आरबीसी काउंट आफ्टर टेकिंग मील। ये कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद हल्का सा आपका आरबीसी काउंट बढ़ेगा, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ नीड फॉर मोर ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको जरूरत है ऑक्सीजन की
क्योंकि उस टाइम पे खाना खाने के बाद आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका आरबीसी काउंट खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि किस किस कंडीशन में आपका आरबीसी काउंट बढ़ गया। अब हम देखते हैं कि किस किस कंडीशन में हमारा आरबीसी काउंट कम हो सकता है। हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, अगर हम अगर कहीं पे भी हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर है या फिर डीप सी है, बहुत गहरा तालाब है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। स्लीप के दौरान भी हमारा आरबीसी काउंट कम हो सकता है। आरबीसी काउंट डिक्रीजेस स्लाइटली ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, नींद के दौरान हमारा आरबीसी काउंट थोड़ा सा कम हो सकता है। एंड इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द स्लीप, और जैसे हम एकदम से उठते हैं स्लीप से तो भी हमारा आरबीसी काउंट थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। जनरली ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी आर डिक्रीज ड्यूरिंग स्लीप। ये कह रहे कि देखा जाए तो आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है बॉडी की, वो क्या होती है, कम हो जाती है ड्यूरिंग द स्लीप, इंक्लूडिंग माइंड, क्योंकि माइंड जो है हमारा तभी भी काम करता रहता है। नेक्स्ट आपका प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी द आरबीसी काउंट डिक्रीज, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा आरबीसी काउंट बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम ऑल्सो। ये कह रहे हैं कि अगर आपका ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्लाज्मा वॉल्यूम भी साथ साथ में बढ़ेगा। ऑल्सो रिजल्ट इन हीमोडाइलेटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हीमोडाइलेटेशन हो सकता है। सो देयर इज अ रिलेटिव रिडक्शन इन द आरबीसी काउंट, जिसकी वजह से क्या है, आपका आरबीसी काउंट कम हो सकता है। ये इससे पहले हमने सारे पढ़े थे फिजियोलॉजिकल। अब हम बात करते हैं आपके पैथोलॉजिकल वेरिएशन, क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में। तो पैथोलॉजिकल पॉलीसीथीमिया इज द एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। पैथोलॉजिकल पॉलीसीथीमिया में क्या होगा कि एबनॉर्मली आपका आरबीसी काउंट बढ़ रहा है। आरबीसी काउंट इंक्रीज अबाउट 7 मिलियन, यहाँ पे आपका 7 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पॉलीसीथीमिया जो है यहाँ पे आपको दो टाइप का होता है, प्राइमरी पॉलीसीथीमिया एंड सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया। प्राइमरी पॉलीसीथीमिया क्या होता है, प्राइमरी पॉलीसीथीमिया इज अदरवाइज नोन एज पॉलीसीथीमिया वेरा, ठीक है। प्राइमरी पॉलीसीथीमिया को हम बोलेंगे पॉलीसीथीमिया वेरा। इट इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। ठीक है कि एक टाइप की डिसीज होती है जिसमें लगातार आपका आरबीसी काउंट बढ़ता रहता है। 14 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। ये कह रहे कि कब होता है पॉलीसीथीमिया वेरा, आरबीसी के साथ साथ आपकी वाइट ब्लड सेल्स को भी ये बढ़ाएगा। कितना कर देगा, 24,000 कर देगा आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट को, ठीक है। फिर आपका क्या है सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया। दिस इज सेकेंडरी टू सम ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये कह रहे कि कभी कभी जैसे आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एम्फाइसेमा हो गया तो भी आपका ये एबनॉर्मली बढ़ सकता है। कोई भी हार्ट डिसीज हो गई, अराइजा और डिसीज हो गई, ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है आपकी हाइपरट्रोफी हो जाती है राइट वेंट्रिकल की, ठीक है। क्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया, आपको कोई भी पॉइजनिंग आप ले रहे हो, जैसे कि कोई भी फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक ले लिया आपने, या फिर कोई भी रिपीटेड माइल्ड छोटे छोटे आपको हैमरेजेस होते हैं, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया वेरा है। अब है वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स की, क्या क्या वेरिएशंस आएंगे आपके रेड ब्लड सेल्स के साइज में। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द साइज of RBC in venous blood is slightly larger than those in arterial blood। ये कह रहे हैं कि कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंडर आपको जो वीनस ब्लड है वो थोड़ा सा बड़ा हो, वीनस आरबीसी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर्टीरियल ब्लड, ठीक है। इन पैथोलॉजिकल कंडीशन द वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ आरबीसी आर, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, आपको माइक्रोसाइट्स मीन्स छोटे हो जाएंगे, मैक्रोसाइटिक मतलब थोड़े बड़े हो जाएंगे, एनिसोसाइट मीन्स जो सेल है वो अपने सेल का जो है अलग अलग साइज शेप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोसाइट्स जो हैं कहाँ पर किस कंडीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब सेल्स का साइज छोटा हो जाएगा किस कंडीशन में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग कि आप बहुत लंबे समय तक फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, अगर आपके ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी ये बढ़ सकता है। फिर मैक्रोसाइट मतलब साइज बड़ा हो गया, किस किस कंडीशन में हो सकता है आपका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है, या फिर डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, तब आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए तभी ये हो सकता है। एनिसोसाइट्स क्या है, एनिसोसाइट्स अकर होगा पर्नीशियस एनीमिया में, ठीक है। अब बात करते हैं शेप की कि यहाँ पे शेप कैसी हो। अभी तक हमने साइज की बात करी थी, अब हम बात करते हैं शेप की।
तो क्रीनेशंस, फेरोसाइट्स, एप्लोसाइटिक, सिकल सेल, पोकाइलोसाइटोसिस, ये 4-5 शेप्स हैं जिसमें वो चेंजेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा रेड ब्लड सेल्स। थैंक यू।